हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके इतिहास के पाठ 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस पाठ के भाग 3 को पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अभी तक इतिहासकारों को जो भी साक्ष्य मिले उनसे हमने राजा और साम्राज्य के बारे में पढ़ा। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसान और नगर के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कृषि और ग्रामीण समाज के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि शहर और शहरी समाज कैसा था। अंत में हम जानेंगे कि व्यापार और मुद्रा कैसी थी। दोस्तों, अभी तक अभिलेखों द्वारा हमने पढ़ा कि साम्राज्य और राजा कैसे थे, परंतु अब हम ये जानते हैं कि जनता की दृष्टि में राजाओं की छवि कैसी थी। दोस्तों, सभी राजा एक अच्छे शासक साबित नहीं हुए। कुछ राजाओं से जनता बहुत ही दुखी थी। दोस्तों, राजा से जनता की शिकायतें ये थी कि राजाओं ने जनता की सुरक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किए थे। जनता की शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते थे और दिन में कर इकट्ठा करने वाली अधिकारी उन्हें परेशान किया करते थे। दोस्तों, ये सारी परेशानियों को देखते हुए लोग जंगल में जाकर बस गए, क्योंकि वहां ना ही डकैत उन्हें ढूंढ पाते थे और ना ही राजा के अधिकारी। दोस्तों, धीरे धीरे उन्होंने वहां कृषि करनी शुरू करी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उपज बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही कृषि करने के लिए गंगा और कावेरी जैसी नदियों का इस्तेमाल कच्छारी क्षेत्र में किया जाता था। दोस्तों, गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। दोस्तों, जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से भूमि की जुताई की जाने लगी। दोस्तों, इन हलों के इस्तेमाल से फलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में होता था। दोस्तों, जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया, जो ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। दोस्तों, उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं-कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना भी था। दोस्तों, सिंचाई करने के लिए किसानों के समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन को बनाया। दोस्तों, उपज बढ़ाने के लिए लोगों ने धान की रुपाई की तकनीक में भी बदलाव किए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ग्रामीण समाज में कौन कौन सी विभिन्नताएं उपस्थित थी। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि खेती की इन नई तकनीकों से उपज बढ़ी, लेकिन उपज बढ़ने से लाभ सभी व्यक्तियों को समान नहीं मिले। दोस्तों, असमान लाभ होने की वजह से किसानों के बीच भेद बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, कुछ किसान भूमिहीन होते जा रहे थे और कुछ किसानों का स्वामित्व भूमि पर बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ की कथाओं में भूमिहीन खेतीहर, श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। दोस्तों, ये लोग किसानों पर नियंत्रण रखते थे। दोस्तों, यह पद उन्हें प्रायः वंशानुगत मिलता था।
दोस्तों, तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों के बारे में उल्लेख मिलता है, जैसे कि गृहपति। दोस्तों, गृहपति शब्द का प्रयोग पाली भाषा में छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। दोस्तों, तमिल संगम साहित्य में बड़े जमींदारों को विल्लालर कहा जाता था। बाकी के वर्गों को हलवाहा या उल्वर और दास अणिमे कहा जाता था, जो कि गुलाम श्रेणी के होते थे। दोस्तों, यह विभिन्नताएं भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित होते थे। दोस्तों, ऐसी स्थिति में भूमि का स्वामित्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इतिहासकारों को भूमि दान के प्रमाण भी मिले हैं। दोस्तों, भूमि दान मुख्यतः धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों के लिए की जाती थी। दोस्तों, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। चलिए दोस्तों, अब नगर और व्यापार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आइए अब उन नगरों की बात करते हैं जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। दोस्तों, ये क्षेत्र मुख्यतः महाजनपदों की राजधानियां थी और ये व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। दोस्तों, ये सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे, जैसे कि पाटलिपुत्र, जो कि नदी मार्ग के किनारे था, उज्जैनी, जो भूतल मार्गों के किनारे था। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ होते थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं नगरीय जनसंख्या के बारे में। दोस्तों, शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। दोस्तों, यहाँ से विभिन्न प्रकार के पूरा विशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ है मिट्टी के कटोरे, थालियां जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई है, साथ ही चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन और पत्थर पर बने कुछ अभिलेख। दोस्तों, इन सभी अभिलेखों पर नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे गए हैं। दोस्तों, कई अभिलेखों पर उत्पादकों और व्यापारियों के संघ के बारे में भी लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उपमहाद्वीप और उसके बाहर के व्यापार के बारे में। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, व्यापार के लिए उपमहाद्वीप को पार करते हुए मध्य एशिया, चीन और अफ्रीका तक भूमार्ग थे। दोस्तों, समुद्र मार्गों द्वारा भी व्यापार किया जाता था। दोस्तों, समुद्र मार्ग से की गई यात्रा खतरनाक थी, लेकिन ये बहुत ही लाभदायक भी होती थी। दोस्तों, तमिल भाषा में मस्तुवन और प्राकृतिक भाषा में सत्यवाहा और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत ही धनी व्यक्ति थे, जो नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उस समय की मुद्रा के बारे में, यानी कि सिक्कों और राजाओं के बारे में। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सिक्कों के बारे में। दोस्तों, व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय बहुत हद तक आसान हो गया था। दोस्तों,
चांदी और तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। दोस्तों, इन सिक्कों पर शासकों के नाम लिखे गए हैं और कुछ कुछ सिक्के चित्रों के साथ चिन्हित है। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि ये सिक्के राजाओं, बैंकरों या व्यापारियों के द्वारा जारी किए गए थे। दोस्तों, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। दोस्तों, सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। दोस्तों, इनके अलावा कुछ सिक्कों पर पियदस्सी यानी देखने में सुंदर आकृतियां बनाई गई थी, जो कि हमने पिछली वीडियो में जाना था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा। दोस्तों, सबसे पहले हमने जाना कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि और ग्रामीण समाज कैसा था। उसके बाद हमने जाना कि शहर और शहरी समाज कैसा था। दोस्तों, उसके बाद हमने व्यापार और मुद्रा के बारे में जाना। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। दोस्तों, इस पाठ को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से इस पाठ को जरूर पढ़ें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, तो जरूर इस पाठ को पढ़ के आइएगा।